हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में हम सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, जो आने वाला एग्ज़ाम जुलाई में होगा यूपी टेट का जूनियर लेवल का, तो उसमें देखिए सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है तो सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए, आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। अब हम इसमें पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला वाला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषदों में विश्वास करता है, यानी ऐसा कौन सा संगठन है जो कि उपनिषद में विश्वास करता है। तो बताइएगा। पहला वाला ऑप्शन है कि ब्रह्म समाज, उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन है रामकृष्ण मिशन, थर्ड वाला ऑप्शन देखिए सत्यशोधक समाज या फिर सेवा समाज। तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि ऐसा कौन सा संगठन है जो कि उपनिषद में विश्वास करता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज, यानी पहला वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ब्रह्म समाज जो है ये उपनिषद में विश्वास करता है। उसके बाद में है कि उपनिषद की शिक्षाओं में विश्वास जो है ये ब्रह्म समाज करता है, तथा इसकी स्थापना तो 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1828 में। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। उसके बाद में है कि इस संगठन का उद्देश्य जो है तो एकेश्वरवाद, यानी कि एक ईश्वर का प्रचार करना था। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा संगठन उपनिषदों में विश्वास करता है। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्म समाज। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी वाणी और विचार पंचवाणी और बीजक में संरक्षित है, यानी ऐसे कौन से व्यक्ति हैं कि जिनके वाणी और विचार पंचवाणी और बीजक में संरक्षित है। तो बताइएगा कि मीराबाई के, सेकंड है कबीरदास, या फिर गुरु नानक के, या फिर रविदास। तो देखिए कि वाणी और विचार जो कि पंचवाणी और बीजक में संरक्षित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संत कबीरदास के। संत कबीरदास के जो है तो वाणी और विचार पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किए गए हैं, यानी सुरक्षित किए गए हैं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि EDUSAT क्या है। EDUSAT, तो देखिएगा पहला वाला ऑप्शन है कि सौर कक्षा में मानव निर्मित उपग्रह भेजने वाली रॉकेट, या फिर सौरमंडल में नया ग्रह, या अगला वाला ऑप्शन है कि मंगल और बृहस्पति की कक्षा में खगोलीय पिंड, या देखिए फोर्थ वाला ऑप्शन है कि मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। तो बताइएगा कि EDUSAT क्या है। तो देखिए, EDUSAT जिसे हम GSAT-3 के नाम से भी जानते हैं, GSAT-3 के नाम से भी जाना जाता है ये, और यह सौर कक्षा में मानव निर्मित उपग्रह भेजने वाली रॉकेट है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी सौर कक्षा में मानव निर्मित उपग्रह भेजने वाली रॉकेट है। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि थीम फैक्ट्री पढ़ाने की सबसे अच्छी पद्धति कौन सी होगी। तो थीम फैक्ट्री पढ़ाने की सबसे अच्छी पद्धति का नाम पूछा गया है कि थीम फैक्ट्री पढ़ाने की सबसे अच्छी पद्धति कौन सी होगी। तो देखिएगा, पहला वाला ऑप्शन है कहानी सुनाना, उसके बाद सेकंड है संसाधन व्यक्ति को आमंत्रित करना, उसके बाद थर्ड वाला ऑप्शन देखिएगा औद्योगिक प्लांट का भ्रमण आयोजित करना, या डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। तो देखिए, थीम फैक्ट्री पढ़ाने की जो सबसे अच्छी पद्धति होगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि औद्योगिक प्लांट का भ्रमण आयोजित करना, यानी 3 इज राइट आंसर। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि कानपुर के किस शासक ने स्वयं को पेशवा कहा। तो पहले वाला ऑप्शन है नाना साहब, उसके बाद में है बाजीराव प्रथम, या बाजीराव द्वितीय, या बहादुर शाह जफर। तो पूछा गया है कानपुर के किस शासक ने स्वयं को पेशवा कहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाना साहब। नाना साहब ने जो है तो स्वयं को पेशवा कहा, और इन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में अंग्रेजों के खिलाफ नेतृत्व किया और खुद को पेशवा घोषित किया। कब किया? तो 1857 के विद्रोह के दौरान। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
अब चलिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध का प्रशासन दुरुपयोग में है और उचित प्रशासन के लिए ब्रिटिश शासन आवश्यक है। तो देखिएगा इसमें पहला वाला ऑप्शन है लॉर्ड रिपन ने, उसके बाद सेकंड है लॉर्ड कैनिंग ने, या फिर लॉर्ड डलहौजी ने, या लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो देखिए कि लॉर्ड डलहौजी ने जो है घोषणा की थी, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि लॉर्ड डलहौजी ने ही घोषणा किया था कि अवध का प्रशासन दुरुपयोग में है और उचित प्रशासन के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद देखिएगा इसमें थोड़े व्याख्या देख लीजिएगा कि उन्होंने कब किया था। तो 7 फरवरी 1856 में अवध पर जो है कुशासन का आरोप लगाकर इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने तय किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे। तो पहला वाला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी ने, उसके बाद विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड कैनिंग ने, या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो देखिएगा कि इसका सही उत्तर हो जाएगा कि लॉर्ड कैनिंग ने जो है 1856 में यह फैसला लिया। लॉर्ड कैनिंग ने जो है तो कब फैसला लिया 1856 में। 1856 में फैसला लिया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे। और देखिए अंग्रेज़ों ने जो है बहादुर शाह जफर के सामने ही इनके बेटे की हत्या कर डाली और इन्हें रंगून भेज दिया। बहादुर शाह जफर को जो है आखिरी टाइम पे इनकी मृत्यु जो है वहीं रंगून में ही हो गई। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी लॉर्ड कैनिंग ने ही तय किया कि बहादुर शाह जफर जो होंगे वो अंतिम मुगल सम्राट होंगे। सो 3 वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि 18वीं सदी में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से किसके अधीन आया। तो पहला वाला ऑप्शन है मुर्शिद कुली खान के, उसके बाद सेकंड है नादिर शाह के, या फिर अली वर्दी खान के, या फिर बुरहान उल मुल्क के। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 18वीं सदी में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से किसके अधीन आया। तो मुर्शिद कुली खान के नियंत्रण, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मुर्शिद कुली खान के अधीन आया। मुगल नियंत्रण से तो किसके अधीन आया पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुर्शिद कुली खान के। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष का नाम पूछा गया है कौन थे। तो देखिएगा इसमें पहला वाला ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, उसके बाद में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, थर्ड वाला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिएगा इसमें 2 कमेटी थी। एक कमेटी थी विशेष समिति, तो विशेष समिति के अध्यक्ष थे सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। कौन थे। तो विशेष कमेटी के अध्यक्ष थे, विशेष कमेटी के अध्यक्ष तो कौन थे, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये थे विशेष कमेटी के अध्यक्ष। उसके बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगर आपसे विशेष कमेटी का अध्यक्ष पूछा जा रहा है तो कौन थे, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम अगर पूछा जाता है तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। तो क्वेश्चन में ये दोनों नहीं पूछा गया है, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन।
सो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए कि संविधान की समवर्ती सूची में आने वाले मामलों से कौन निपटता है। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन है केंद्र और राज्य सरकारें, उसके बाद सेकंड है राज्य सरकार और स्थानीय निकाय, थर्ड वाला ऑप्शन देखिए कि केंद्र शासित प्रदेश, या फोर्थ वाला ऑप्शन है स्थानीय निकाय। तो देखिए कि संविधान की समवर्ती सूची में आने वाले मामलों से पूछा गया कौन निपटता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्र और राज्य सरकारें। सो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका किसने निभाई। तो देखिए भारत की रियासतों को एकीकृत करने में सबसे निर्णायक भूमिका जो थी तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही लौह पुरुष कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष। इन्होंने जो है तो जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो लगभग भारत में इन्होंने 560 रियासतें जो है भारत में मिलाई थी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि भारत का संविधान कब अपनाया गया। तो पहला वाला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद सेकंड है कि 26 नवंबर 1947, थर्ड वाला ऑप्शन देखिए कि 26 नवंबर 1949 या फिर 26 जनवरी 1950 को। तो अपनाया गया पूछा गया है, तो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान जो है तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था तथा लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कब अपनाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन कि भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो पहला वाला ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद सेकंड है बी पट्टाभी सीतारामैया, तथा थर्ड वाला ऑप्शन देखिएगा तो थर्ड वाला ऑप्शन ये है कि टी कृष्णमाचारी या फिर सी राजगोपालाचारी। तो पूछा गया है क्वेश्चन कि भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, यानी इनका पूरा नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। उसके बाद इनके बारे में थोड़ा और देख लीजिएगा कि सी राजगोपालाचारी थे और उन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता है, और उन्होंने जून 1948 से जनवरी 1950 तक स्वतंत्र भारत के अंतिम और एकमात्र गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। कौन, तो सी राजगोपालाचारी। इसके बाद यह पद समाप्त कर दिया गया, गवर्नर जनरल का पद जो है तो इसके बाद समाप्त कर दिया गया। तो इन्हें चाहे आप पहला मानिए, चाहे एकमात्र मानिए, चाहे जो मानिए, तो केवल एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल तो ये थे सी राजगोपालाचारी। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, उसके बाद है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष का नाम पूछा गया है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे तो इन्हें 11 दिसंबर कब, तो 11 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से चुना गया अध्यक्ष पद पर। वहीं 9 दिसंबर 1946 को कब, तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष, अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता है तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो देखिए ऑप्शन में तो दिया नहीं गया है, तो ऑप्शन में अस्थायी अध्यक्ष ही मान लीजिए पूछा जाएगा, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि राज्यसभा के सदस्यों को कौन नामांकित करता है। तो ए है राष्ट्रपति, उसके बाद सेकंड है उपराष्ट्रपति, थर्ड वाला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तथा ऑप्शन नंबर फोर्थ है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो देखिएगा कि राज्यसभा के सदस्यों को पूछा गया है कौन नामांकित करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं
तो ये राज्यसभा के सदस्यों को नामांकित करते हैं। सो ए इज राइट आंसर। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि संविधान, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, तो ये संविधान में शामिल नहीं है। या फिर सरकार की संरचना, या अगला वाला ऑप्शन है कि राजनीतिक दलों के नाम, या फिर नागरिकों के अधिकार। तो देखिएगा कि भारतीय संविधान में कौन शामिल नहीं है ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि राजनीतिक दलों के नाम। राजनीतिक दलों के नाम जो है तो ये भारतीय संविधान में शामिल नहीं है। इसके अलावा संघवाद जैसे शब्द, संघवाद जैसे शब्द भी भारतीय संविधान में शामिल नहीं किए गए हैं। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राजनीतिक दलों के नाम। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि वर्तमान लोकसभा 2014 कौन सी है। तो देखिएगा इसमें 13वीं, 14वीं, 15वीं या 16वीं। तो देखिए वर्तमान लोकसभा 2014 यानी जब का ये क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उस समय वर्तमान में ही रहा होगा 2014। तो वर्तमान लोकसभा 2014 कौन सी है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 16वीं लोकसभा। वर्तमान लोकसभा 2014 तो ये 16वीं लोकसभा थी, जिसके बाद 2019 में 17वीं लोकसभा और फिर 2024 में 18वीं लोकसभा का गठन हुआ। 2019 में 17वीं लोकसभा बनी। उसके बाद 2024 में 18वीं लोकसभा बनी, 18वीं लोकसभा बनी। तो वर्तमान लोकसभा 2014 से कौन सी है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 16वीं। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन ये है कि राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है। राज्य का आपसे पूछा गया है, देश का नहीं पूछा गया है, इसमें राज्य का पूछा गया है। तो पहला वाला ऑप्शन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद अगला वाला ऑप्शन है गृह मंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री। तो देखिए राज्य का प्रथम नागरिक जो होता है वो राज्यपाल होता है। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक जो होता है राष्ट्रपति होता है, यानी सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है। तो इसका सही उत्तर देखिए, पहले ऑप्शन देख लीजिएगा कि प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है। मंत्रिपरिषद करते हैं, या फिर मुख्यमंत्री, या संसद के सदस्य, या संसद और विधानसभा के सदस्य। तो देखिए कि प्रधानमंत्री का चुनाव जो होता है वो संसद के सदस्य करते हैं। यानी जितने जो है MLC बनाए गए रहते हैं वही करते हैं, वो संसद के सदस्य होते हैं 543, तो वही लोग करते हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 संसद के सदस्य। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिएगा इसमें पहला है प्रधानमंत्री, उसके बाद मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या फिर राष्ट्रपति। तो देखिए राज्यपाल की नियुक्ति जो करते हैं तो वो राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 155 के तहत। किसके तहत। तो आर्टिकल 155 के तहत, यानी अनुच्छेद 155 के तहत भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिए अगला वाला क्वेश्चन क्या है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका देखिए पहला वाला ऑप्शन है कि राष्ट्रपति करते हैं, या फिर प्रधानमंत्री करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, या प्रधानमंत्री, या राज्यपाल, या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो करते हैं तो वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उसके बाद जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है तो मुख्यमंत्री के आदेश पर राज्यपाल करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जैसे प्रदेश के अंदर में तो ये मुख्यमंत्री आदेश देते हैं, तब राज्यपाल जो है उनकी अनुमति से करता है। तो इसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है तो राज्यपाल करते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि अछूत तत्व किस आधार पर भेदभाव को दर्शाता है। तो पहला वाला ऑप्शन है
शारीरिक अक्षमता, उसके बाद सेकंड है लिंग, थर्ड है जाति या जाति नहीं। तो देखिए अछूतत्व, अछूतत्व यानी अछूत, ये भेदभाव जो है तो ये जाति के आधार पर जो है ये दर्शाता है। जैसे उसके बाद में है कि कोई परंपरागत व्यवसाय, इसके आधार पर भी जो है तो अछूतत्व जो है दर्शाया जाता है। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो पहला वाला ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, उसके बाद शोषण के खिलाफ अधिकार, थर्ड है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है संपत्ति का अधिकार। तो बताइए भाई कि भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो देखिए मौलिक अधिकार जो है ये संपत्ति का अधिकार नहीं है, यानी राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है संपत्ति का अधिकार। अब देखिएगा कि 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची भाग 3 से हटाकर आर्टिकल 300A के तहत केवल एक कानूनी संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब चलिए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि अछूत प्रथा के कारण कौन सा मौलिक अधिकार प्रभावित होता है। तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि अछूत प्रथा के कारण कौन सा मौलिक अधिकार प्रभावित होता है। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, या फिर संवैधानिक उपाय का अधिकार। तो अछूत प्रथा के कारण पूछा गया है कौन सा मौलिक अधिकार प्रभावित होता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि शोषण के खिलाफ अधिकार ये प्रभावित होता है, और यही अधिकार भारतीय संविधान के 23वें और 24 में वर्णित है, जो जबरन श्रम, मजदूरी, बेगार और मानव तस्करी को प्रतिबंधित करता है। सो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शोषण के खिलाफ अधिकार। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन ये है कि संसद के लिए अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जातियों के लिए पूछा गया है कि संसद में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। तो देखिए इसमें संसद के लिए अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें पूछा गया है, आरक्षित की गई हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 48, उसके बाद सेकंड है 84, थर्ड वाला ऑप्शन है 47, तथा ऑप्शन नंबर 4 है 74। तो देखिए संसद के लिए अनुसूचित जातियों के लिए पूछा गया है सीटें, तो ये हो जाएगा 84 सीटें आरक्षित हैं। एससी के लिए 84 सीटें और एसटी के लिए 47 सीटें। तो आपसे इसमें एससी के लिए पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई। तो पहला वाला ऑप्शन है संसदीय और एकात्मक, उसके बाद सेकंड है कि राष्ट्रपति और संघीय, थर्ड वाला ऑप्शन देखिएगा कि राष्ट्रपति और एकात्मक, या फिर संसदीय और संघीय। तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई, जो कि ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। सो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संसदीय और संघीय ये शासन प्रणाली अपनाई गई। और ये कहाँ की प्रणाली से आधारित है, तो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा
कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कौन करता है। तो देखिए इसमें पहला वाला ऑप्शन दिया गया है कि विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता, उसके बाद सेकंड है कि संसदीय क्षेत्रों के मतदाता, अब थर्ड वाला ऑप्शन देखिएगा कि लोकसभा सदस्य, या फोर्थ वाला ऑप्शन है कि विधानसभा सदस्य। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन पूछा गया है, तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है तो इसे करते हैं विधानसभा के सदस्य। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में से कौन शामिल नहीं है। तो बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में से कौन सा शामिल नहीं है। तो पहला वाला है बुद्ध, धम्म, अहिंसा या संघ। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अहिंसा। अहिंसा या कर्म जैसे शब्द जो है तो शामिल नहीं है। सो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि मगध महाजनपदों की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का पहला शासक कौन था। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है महावीर, उसके बाद सेकंड है प्रसेनजीत, थर्ड वाला ऑप्शन है बिंबिसार या फिर अजातशत्रु। तो देखिए कि मगध महाजनपदों की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का पहला शासक पूछा गया है कि पहला शासक कौन था, तो वो था बिंबिसार। बिंबिसार ही जो था तो वो हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार था। बिंबिसार। और महाजनपदों का 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का पहला शासक तो बिंबिसार ही था। हर्यक वंश का संस्थापक पूछा जाता है तो बिंबिसार था। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि ऋग्वेद मूल रूप से किस भाषा में रचित था। ऋग्वेद आपसे पूछा गया है, ब्राह्मी, पाली, संस्कृत या प्राकृत। तो देखिए ऋग्वेद जो था ये मूलतः संस्कृत भाषा में रचित था। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक हड़प्पा स्थल पाए जाते हैं। हड़प्पा यहाँ पे होना चाहिए, हड़प्पा स्थल पाए जाते हैं किस राज्य में। तो पंजाब में पाए जाते हैं या फिर हरियाणा में या गुजरात में या जम्मू कश्मीर में। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जो है इसी को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो है गुजरात राज्य में पाए जाते हैं हड़प्पा स्थल, तो ये गुजरात राज्य में पाए जाते हैं। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा काल सबसे लंबा है। सबसे लंबा आपसे पूछा गया है, तो बताइएगा। पहला वाला ऑप्शन दिया गया है पैलेओलिथिक, उसके बाद सेकंड है मेसोलिथिक, थर्ड है नियोलिथिक तथा फोर्थ वाला ऑप्शन देखिएगा तो फोर्थ वाला ऑप्शन है मेगालिथिक। तो मानव इतिहास में सबसे लंबा पूछा गया है कि सबसे लंबा कौन सा काल माना गया है। तो सबसे लंबा काल था पैलेओलिथिक जिसको हम कहते हैं पूरा पाषाण काल। देखिए पूरा पाषाण काल, इसी काल को ही हम पूरा पाषाण काल कहते हैं, पैलेओलिथिक। यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि सबसे प्राचीन पांडुलिपि किस पर लिखी गई थी। सबसे प्राचीन पांडुलिपि पूछा गया है, तो पहला वाला ऑप्शन है पाम लीव्स, पत्थर, कागज, लकड़ी। तो देखिए सबसे पहले पांडुलिपि जो है ये पाम लीव्स पे लिखी गई है, यानी जिसको हम कहते हैं ताड़ का पत्ता, ताड़पत्र या भोजपत्र। तो पाम लीव्स देखिए अंग्रेजी वर्ड है, तो इस पर लिखा गया था। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और हिंदी में पूछा जाता है तो ताड़पत्रों तथा भोजपत्रों पर, कहाँ पर, भोजपत्रों पर लिखी गई थी। देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि अजंता गुफाओं की पेंटिंग में प्रयोग किए गए रंग किससे प्राप्त किए गए हैं। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि जानवरों के अंगों से, उसके बाद ग्रेफाइट से या पौधों और खनिजों से या फिर स्लेट से। तो देखिए अजंता गुफाओं की पेंटिंग पूछा गया है कि अजंता गुफाओं की पेंटिंग जो है तो पेंटिंग के प्रयोग जो है किस रंग से प्राप्त किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पौधों और खनिजों से। अजंता गुफाओं की जो पेंटिंग प्राप्त किए गए हैं तो ये पौधों और खनिजों से प्राप्त किए गए हैं। सो 3 वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा
स्वनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जिसे निष्पक्ष रूप से उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिएगा इसमें पहला वाला ऑप्शन है समालोचनात्मक सोच, उसके बाद सेकंड है जटिल सोच, थर्ड वाला ऑप्शन देखिएगा बुद्धिमान सोच या फिर सार्वगर्भित सोच। तो देखिए इसमें कि स्वनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जिसे निष्पक्ष रूप से उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास किया जाता है तो उसे हम कहते हैं समालोचनात्मक सोच। सो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि कक्षा में सहकारी सीखने को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन है कि छात्रों को बहस और चर्चाओं में संलग्न करना, उसके बाद सेकंड है कि उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं देना, या फिर अगला वाला देखिएगा ऑप्शन है कि कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित करना, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ देखिएगा कि उन्हें परियोजना करने के लिए विभिन्न स्रोत प्रदान करना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला कि उन्हें परियोजना करने के लिए विभिन्न स्रोत प्रदान करना। यानी कक्षा में सहकारी सीखने को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को करना चाहिए उन्हें परियोजना करने के लिए विभिन्न स्रोत प्रदान करना। सो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया कि सभी बच्चे विकास की समान श्रृंखला से गुजरते हैं। उसके बाद वो जो है लेकिन अलग अलग दरों से, यानी ऐसा सिद्धांत किसने दिया कि सभी बच्चे जो हैं विकास की समान श्रृंखला से गुजरते हैं लेकिन अलग अलग दरों से, इसलिए शिक्षक को व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियाँ योजना बनानी चाहिए। तो बताइए कि ये सिद्धांत जो है किसने दिया है। तो CL ओगडेन ने, या फिर अगला देखिए कि D पर्सेल ने, या JH बेल ने, या जीन पियाजे ने। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे ने। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की कक्षा में लर्निंग डिसेबिलिटी वाले छात्रों अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। यानी ऐसी कौन सी कक्षा है कि जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटी वाले छात्र अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। तो पहला है एक्सक्लूसिव, या फिर स्पेशल, या इंक्लूसिव, या फिर मॉडर्न। तो देखिए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा इंक्लूसिव। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि स्थानीय समाचार पत्र से मौसम संबंधी जानकारी एकत्र करना किस प्रकार का स्रोत है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है प्राथमिक स्रोत, उसके बाद माध्यमिक, तृतीयक, या फिर प्राथमिक और तृतीयक दोनों। तो देखिए स्थानीय समाचार पत्र से मौसम संबंधी जानकारी इकट्ठा करना तो ये माध्यमिक स्रोत कहलाएगा। सो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि प्राथमिक स्रोत जो होगा तो प्राथमिक स्रोत स्वयं समाचार पत्र ही होगा, और आप समाचार पत्र पढ़कर जानकारी इकट्ठा करने हैं तो ये बीच का स्रोत यानी माध्यमिक स्रोत कहा जाएगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि भौतिक विशेषताओं के मॉडल नकल किसके शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिए गया है इतिहास के, उसके बाद सेकंड है अर्थशास्त्र के, थर्ड वाला है भूगोल के या राजनीति विज्ञान के। तो देखिए कि भौतिक विशेषताओं के मॉडल नकल ये जो हैं भूगोल के लिए सबसे उपयुक्त हैं। सो थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि प्रायोगिक साक्ष्य क्या है। तो आपसे पूछा गया है कि प्रायोगिक साक्ष्य क्या है। तो पहले वाला ऑप्शन में दिया गया है इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित डेटा, यानी प्रायोगिक साक्ष्य ये कहलाएगा। या अगला वाला है कि शोध के लिए संख्यात्मक दृष्टिकोण, या नेक्स्ट है कि मैट्रिक इकाइयों में मापा डेटा, या अगला है कि डेटा संग्रह की विश्वसनीय विधियों से एकत्रित डेटा। तो प्रायोगिक साक्ष्य आपसे पूछा गया है तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि डेटा संग्रह की विश्वसनीय विधियों से एकत्रित डेटा, ये कहा जाएगा प्रायोगिक साक्ष्य। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब आइए देखिएगा ये वाला क्वेश्चन कि सांद्रित शिक्षण निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से के विपरीत है।
सांद्रित शिक्षण यानी इंडक्टिव लर्निंग जो है, तो ये निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण के विपरीत है? तो पहला वाला ऑप्शन है व्याख्यात्मक शिक्षण के, सेकंड है संरचना प्रशिक्षण के, उसके बाद थर्ड है सिमुलेशन के, या फिर मास्टरी लर्निंग के। तो देखिएगा कि सांद्रित शिक्षण जो है तो ये मास्टरी लर्निंग के विपरीत है, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, ऊपरी प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में कौन सा विषय शामिल है? यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है कि सामाजिक विषय में कौन कौन से विषय शामिल हैं। इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, या मनोविज्ञान। तो देखिए मनोविज्ञान तो होगा नहीं सामाजिक विज्ञान में। उसके बाद इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, ये होगा। या फिर इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, या फिर इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र। तो देखिए इसमें कि ऊपरी प्राथमिक स्तर पर तो सामाजिक विषय में इतिहास है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान है तथा अर्थशास्त्र है, यानी ये 4 विषय शामिल हैं। सो 3 वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो पहला वाला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, या फिर यूरोप। तो देखिए आकार में सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है तो ये आकार में सबसे छोटा है, और सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो एशिया है। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। सो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, कि 2 भूमि भागों को जोड़ने वाली सक्रिय भूमि यानी पट्टी को हम क्या कहते हैं? कि जो 2 भूमि भागों को जोड़ती है तो ऐसी सक्रिय भूमि पट्टी को क्या कहा जाता है? तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि सागर प्रसाद, सेकंड है इस्थमस, उसके बाद थर्ड है द्वीप, या फिर खाड़ी। कि 2 भूमि भागों को जोड़ने वाली सक्रिय भूमि पट्टी का नाम पूछा गया है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 2 भूमि भागों को जोड़ने वाली सक्रिय पट्टी, इस भूमि को हम कहते हैं भूडमरू मध्य। तो देखिए भूडमरू मध्य तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है, इसी को हम कहते हैं इस्थमस, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्थमस। कि 2 भूमि भागों को जोड़ने वाली सक्रिय भूमि पट्टी को इस्थमस कहा जाता है, और इसको जो है भूडमरू मध्य भी कहा जाता है। भूडमरू मध्य। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, कि विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली की प्रजनन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पहला वाला ऑप्शन है रेशम उत्पादन, अंगूर उत्पादन, उद्यानिकी, या मीन पालन। तो देखिए विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली की प्रजनन प्रक्रिया को तो इसे हम कहते हैं मीन पालन। मीन पालन जो है इसे कहा जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर प्रारंभिक स्रोत है? ऊर्जा का गैर प्रारंभिक स्रोत पूछा गया है। तो लकड़ी है, प्राकृतिक गैस है, सौर ऊर्जा है, या फिर कोयला है। तो देखिए कि ऊर्जा का गैर प्रारंभिक स्रोत जो होगा वो सौर ऊर्जा कहलाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा जो है गैर प्रारंभिक स्रोत हैं पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा भूतापीय ऊर्जा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सौर ऊर्जा। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, कि भूगोल की वह शाखा जो किसी मानव आबादी की संरचना से संबंधित है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है शहरी भूगोल, बायोजीव, जनसांख्यिकी, या मानव भूगोल। तो देखिए भूगोल की वह शाखा जो किसी मानव आबादी की संरचना से संबंधित है तो उसे हम कहते हैं जनसांख्यिकी। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन, कि अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आसान भी है, कि अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों
और आपदा के समय लोगों को बचाने तथा भोजन, पानी, कपड़े और दवाइयाँ पहुँचाने के लिए सबसे उपयोगी परिवहन का साधन कौन सा है? तो देखिए सही, इसमें देखिए ऑप्शन देखिए पहले कि एयरवेज, उसके बाद रेलवे, सड़क मार्ग या फिर जल मार्ग। तो देखिए अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों और आपदा के समय लोगों को बचाने तथा भोजन, पानी, कपड़े और दवाइयाँ पहुँचाने के लिए सबसे उपयोगी परिवहन का साधन जो होगा वो एयरवेज होगा, यानी हेलीकॉप्टर के थ्रू जो है ये सब पहुँचाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एयरवेज। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि जब नदी मैदान में प्रवेश करती है और बड़े मोड़ बनाती है तो इसे हम क्या कहते हैं? तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है कि लीवी, या फिर फ्लड डेप्लेन, या फिर मिनिडर लिखा गया है, लेकिन देखिए ये मियंडर है, ये मियंडर है, इस पर देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, इसे हम कहेंगे मियंडर, मियंडर। उसके बाद देखिए कि आक्सबो लेक। तो देखिए कि जब नदी मैदान में प्रवेश करती है और बड़े मोड़ बनाती है तो उसे हम कहते हैं मियंडर। क्या कहेंगे? मियंडर, मियंडर। देखिए मियंडर कहा जाएगा, ये गलत लिख रहा है, मियंडर। क्या कहेंगे? मियंडर। या इसको हम विसर्प भी कहते हैं, विसर्प, विसर्प भी इसे हम कहते हैं। देखिए कि जब मैदानी इलाकों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति धीमी हो जाती है, जिससे वह सीधे बहने के बजाय जिगजैग यानी टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखला में बहती है। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मियंडर। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो अगला वाला क्वेश्चन यह है कि पृथ्वी की विभिन्न परतों की पहचान आंतरिक से बाहरी परत तक करें। तो पृथ्वी की विभिन्न परतों की पहचान आंतरिक से बाहरी परत तक आपको करना है। तो पहले वाले ऑप्शन में दिया गया है क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, या फिर मेंटल, क्रस्ट, आउटर कोर, इनर कोर, या फिर इनर कोर, आउटर कोर, क्रस्ट, मेंटल, या फिर अगला है कि इनर कोर, आउटर कोर और मेंटल। तो देखिए पृथ्वी की विभिन्न परतों की पहचान आपसे पूछा गया है कि आंतरिक से बाहरी परत तक करना है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इनर कोर। कोर पहले होगा, कौन सा? इनर कोर, आउटर कोर, क्रस्ट, उसके बाद मेंटल। तो 3 वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल का स्तर रेडियो तरंगों के संचार में मदद करता है? तो देखिए इसमें पहला वाला ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर या एक्सोस्फीयर। तो देखिएगा इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर तो इसमें देखिए दिया नहीं गया है, आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल करता है, आयन मंडल, आयनोस्फीयर करता है। कि वायुमंडल का स्तर रेडियो तरंगों के संचार में मदद करता है, तो वो करता है आयन मंडल, जिसको हम कहते हैं आयनोस्फीयर। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन है कि विंड वेन किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? विंड वेन आपसे पूछा गया है, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है। वायु की गति, वायु दाब, हवा की दिशा, या फिर वायु का तापमान। विंड वेन आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा कि विंड वेन जो है ये हवा की दिशा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसे वेदर वेन और पवन सूचक यंत्र भी कहा जाता है। सो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।